बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे रानो, उठ, जल्दी तैयार हो जा। सारे लोग आने वाले हैं और अगर तू देर करेगी तो वो नाराज होंगे। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब गुरु माँ ने आकर मुझे थपकी मारकर हिलाते हुए कहा। मैं चौंक कर होश में आई और गुरु माँ का हुक्म सुनकर उदासी से उठकर उसकी तरफ पलटी। ये काम कब तक करवाओगी मुझसे? गुरु माँ, मेरा दिल नहीं मानता ये सब करने के लिए, मैंने उदासी से पूछा था। जिस पर गुरु माँ ने एक तल्ख मुस्कान लबों पर सजाई और मेरी तरफ देखा। यही अब तुम्हारी किस्मत है। ये मत पूछ कि कब तक करना है, क्योंकि अब तुझे हमेशा यही करना है और यहीं पर ही रहना है जैसे पहले रहती आ रही है। एक बात याद रखना कि जो यहाँ पर आ जाता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाता। और भूल मत कि तू बाहर से नहीं आई बल्कि यहीं की रहने वाली है और तेरी परवरिश मेरे हाथों में ही हुई है। तो तुझे वही करना है जो मैं कहूंगी। तुझे तेरे माँ बाप की गलती की ही सजा मिल रही है, जिसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। तेरे लिए मेरे दिल में खास जगह है, क्योंकि तुझे मैंने खुद अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी तो सिर्फ रक्स करवाती हूँ तुझसे और कुछ नहीं। और फिक्र क्यों करती है? मैं कौन सा तुझे किसी के आगे डाल रही हूँ? बस रक्स ही तो करना है तुझे। गुरु माँ ने तल्ख अंदाज में कहते कहते आखिर में मुझे तसल्ली दी तो मेरा रंग फीका पड़ गया और मैं फीका सही सही मगर मुस्कुरा भी न सकी और मुर्दा अंदाज में सर हिला दिया। गुरु माँ एक नजर मुझे देखकर बाहर निकल गई तो मैंने बेड पर रखे कीमती जेवरात, लहंगे, चोली और घुंघरुओं को देखा और फिर सारा सामान थाम कर तैयार होने चली गई ताकि रक्स के लिए तैयार हो सकूं। कुछ देर बाद मैं सजी संवरी लहंगा चोली पहनकर बाहर आई और चेहरे पर मेकअप करके अपनी उमड़ती हुई उदासी को छुपाया। मेकअप करने के बाद मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे जो मुझे किसी बेड़ी से कम नहीं लगते थे। ऐसी जंजीरें जिन्होंने मुझे इस जगह पर कैद रखा था। मैं तैयार होकर एक तल्ख निगाह अपने सजे संवरे सिरापे पर डालकर बाहर आई तो सारी लड़कियां मुझे देखकर बेतहाशा मेरी तारीफ करने लगी, क्योंकि मैं इस जगह की सबसे हसीन और कम उम्र लड़की थी जिसे सिर्फ रक्स करने के लिए मुख्तस किया गया था। मैं सबकी सताइशी नजरों को जिगर के पार होता तीर समझती तेजी से उस मखसूस हालनुमा कमरे की तरफ बढ़ गई जहां रक्स का इंतजाम किया जाता था। मैंने अपने चेहरे पर जालीदार सुर्ख रंग का नकाब चढ़ा रखा था जिसने मेरे हुस्न को चार चांद लगा दिए थे, लेकिन वो जालीदार नकाब मेरे चेहरे को छुपा नहीं पाया था। मैंने जैसे ही उस रक्स वाले कमरे में कदम रखा मेरे घुंघरों की छनकार पर हर तरफ वाह वाह मच उठी। मैं अंदर आई तो वहां पहले वाला ही माहौल था। दरमियानी जगह खाली थी, जबकि काफी फासले पर चारों तरफ गांव तकिए लगाए गए थे जिस पर कई मर्द बैठे मुझे ही देख रहे थे। गाना शुरू हुआ तो मैंने नाचना शुरू कर दिया, जिस पर वो सभी मर्द हजरात मुझ पर जान निछावर करने वाले अंदाज में नोट फेंकने लगे। वो सब सीटियां बजाते मेरा नाच देखकर बेहद खुश हो रहे थे और मुझ पर हजारों नोट निछावर कर रहे थे, लेकिन किसी को मुझे छूने की इजाजत नहीं थी। तभी सब लोग मुझसे कुछ फासले पर ही थे। मैं उनसे बेनियाज नाचने में मगन थी और फिर दो तीन गानों पर नाच नाच कर जब मैं थक गई तो मैंने नाचना रोक दिया और फिर वापसी के लिए बढ़ गई। अपने पीछे मैं कई मर्दों की आवाजें सुन रही थी जो कह रहे थे कि एक बार और नाचो, जिस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं बेबस थी कि कुछ कर नहीं सकती थी। कमरे में आकर मैंने कपड़े बदले और सारे जेवरात और घुंघरू उतार कर तेजी से सोने के लिए लेट गई कि रात के 12 बज चुके थे। मैं लेटते ही गहरी नींद सो गई थी, लेकिन रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी पिंडली को छू रहा है। अजीब खुरदरा और सख्त सा लम्स था जिस पर मैं हड़बड़ा कर उठी और पूरे कमरे का जायजा लेने लगी। खौफ से मेरा बुरा हाल था कि ना जाने कमरे में कौन आ गया है और यूं मुझे छू रहा है। लेकिन जब मैंने कमरे का जायजा लिया तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने खिड़की और दरवाजे को देखा तो वो भी लॉक थे। गहरा सांस भरा और मुत्तमईन होती मैं वापस लेट गई और फिर से सोने की कोशिश करने लगी, मगर एक बार फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे पहले हुआ था कि कोई मेरी पिंडली को छू रहा था। लेकिन इस मर्तबा मैंने आंखें नहीं खोली कि ये मेरा वहम था, वरना कमरे में कोई भी नहीं था
बाकी की पूरी रात मैं बिना जागे पुरसुकून अंदाज में सोई रही, क्योंकि बाद में मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि कोई मेरी पिंडली को छू रहा है या कमरे में मौजूद है। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक उठी। रात का सारा वाकया याद आया तो मैंने सर झटक दिया कि वो मेरा वहम ही था। मैंने बेड से पांव नीचे उतारे तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जिस पर मैंने तेजी से अपना पैर सामने किया, मगर पांव पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे पांव में मेरा नाम रानी महर है, लेकिन सब मुझे प्यार से रानो या महरू कहते हैं। मेरी जिंदगी मुझे कभी बामकसद नहीं लगी, जिसकी वजह मेरी जिंदगी थी। जैसी जिंदगी मैं गुजारती थी या गुजार रही थी, वैसी जिंदगी शायद कोई भी लड़की कभी भी गुजारना ना चाहे। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है और मेरे घर में 2-4 नहीं बल्कि 15-20 अफराद हैं। और शायद ये जानकर आपको हैरत होगी कि ये सारे के सारे अफराद खातीन और लड़कियां ही हैं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, ना ही बाप, ना शौहर, ना ही भाई और ना ही बेटा। हमारे घर में सारी की सारी खातीन ही हैं, जबकि मर्द कोई नहीं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हम सब एक कोठे में रहने वाली तवाइफें हैं और इस कोठे की मालकन है हमारी गुरु माँ। मैंने जब से होश संभाला है, हमारे अपने इर्द गिर्द ज्यादातर गुरु माँ ही को पाया है, जो कि इस कोठे में रहने वाली हर लड़की की सरपरस्त है और वही इस कोठे का निजाम चलाती है। मैंने जब होश संभाला तब मैंने खुद को उस कोठे पर पाया था, जहां लड़कियां रक्स करती तो कई लड़कियां पैसों के लिए यहां आने वाले मर्द हजरात का दिल बहलाती, जो वापसी पर कई कई हजार उनको देकर जाते। उनकी आधी से ज्यादा कमाई गुरु माँ के हाथ में जाती थी और वही यहाँ रहने वाली हर लड़की की हर जरूरत को पूरा करती थी। मैंने बड़े होने के साथ साथ यहाँ एक बात भी देखी थी कि यहाँ पर हर एक लड़की अपनी मर्जी से आती थी और फिर यहीं की होकर रह जाती थी। यहाँ से कोई लड़की वापस जाने की कोशिश नहीं करती थी, जैसे वो ये सब करके खुद को सजा दे रही हो। गुरु माँ कभी किसी लड़की को जबरदस्ती काम करवाने के लिए उस जगह पर नहीं लाती थी, बल्कि गुरु माँ सिर्फ उन्हीं लड़कियों को यहाँ रखती थी जो अपनी मर्जी से इस घोरक धंधे में शरीक होना चाहती थी। मैं इस सब को समझ नहीं पाती थी और वैसे भी गुरु माँ मुझे मेरी पढ़ाई में मसरूफ रखती थी। यहाँ पर सिर्फ मैं ही थी जो सबसे छोटी थी और मुझे गुरु माँ ने ही पाला था। मैंने जिंदगी में कभी अपने बाप को नहीं देखा था, ना ही कभी गुरु माँ ने मुझे कुछ भी बताया था कि मेरा बाप कौन है। मैं गुरु माँ को अपनी सगी माँ समझती थी कि यही मेरी सगी माँ है जो मेरी परवरिश कर रही है और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है। गुरु माँ मुझसे बेहद प्यार करती थी और मेरी ख्वाहिश पर ही मुझे पढ़ा भी रही थी, लेकिन मैं कभी भी स्कूल नहीं गई थी। मुझे पढ़ाने के लिए एक मास्टर यहाँ आया करता था जो मुझे सारी किताबें पढ़ाता और मुझे लिखना पढ़ना सिखाता था, लेकिन वो मास्टर कोई मर्द या औरत नहीं बल्कि एक ख्वाजा सिरा था जिसने मुझे पढ़ाया था और बोर्ड के इम्तहानात के लिए दाखिला भी भिजवाया था। मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई प्राइवेट ही की थी। पहले पहल मैं अपने माँ बाप के बारे में बेहद पूछा करती थी कि मुझे अपने बाप के बारे में जानने का बेहद तजस्सुस था, लेकिन गुरु माँ कभी मुझे अपने बाप के मुतल्लिक पूछने पर गुस्से में डपट देती तो कभी प्यार से समझा देती कि मेरा बाप मर चुका है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, जिस पर मैं दिल महसूस कर रह जाती। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरा बाप मर चुका है, लेकिन मैं चुप कर जाती कि कहीं गुरु माँ मुझे मजीद न डांटे। 5 साल की उम्र से लेकर ही गुरु माँ ने मुझे रक्स सिखाना शुरू कर दिया था, जिसका मकसद क्या था मुझे समझ नहीं आता था, मगर जो जो मैं बड़ी होती गई मैं रक्स के फन में ताक होती गई। मुझ जैसा रक्स यहाँ कोई नहीं करता था, ना ही किसी को जदीद अंदाज का रक्स करना आता भी था। मुझे पहले ये भी समझ नहीं आता था कि यहाँ लड़कियाँ क्या काम करती हैं और यहाँ भात भात के मर्द क्यों आते हैं, लेकिन जो जो मैं बड़ी होती गई मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था कि यहाँ पर क्या होता है। और जब समझ में आया तो मैं खून के घूंट पी कर रह गई। तब मैं 10वीं जमात में थी जब मुझे इस सब के बारे में पता चला, और तब मुझे पहली बार गुरु माँ से और इस जगह से खौफ महसूस हुआ था जहाँ इज्जत महफूज नहीं थी। मैं अब रक्स भी करने से डरने लगी थी, जैसे अभी गुरु माँ मुझे किसी आदमी के आगे भेज देगी। मैं ये सब हरगिज नहीं करना चाहती थी जो यहाँ मौजूद सब लड़कियां करती थीं,
میرا خواب پڑھنا تھا اور خوب سارا پڑھنا تھا تاکہ میں زندگی میں اپنا نام بنا سکوں، مگر جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ کس قسم کی جگہ ہے تب سے ہی مجھے اپنے باپ کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہونے لگا تھا کہ وہ کون تھا اور میرے نام کے آگے میرے باپ کا نام کیوں نہیں لگتا۔ اپنے دل و دماغ میں اٹھتی بے چینی کو لے کر میں گرو ماں کے سامنے جا پہنچی تھی اور اس سے اپنے باپ کے بارے میں پھر سے پوچھ ڈالا تھا، جس پر تنگ آ کر اس نے مجھ پر یہ حقیقت آشکار کی تھی کہ وہ نہیں جانتی میرا باپ کون تھا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ میری ماں کون تھی، مگر میرا نام میری ماں کے نام پر تھا۔ میرا نام رانی اور میری ماں کا نام مہر۔ گرو ماں کی زبانی یہ سن کر کہ میں گرو ماں کی بیٹی نہیں تھی، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یعنی میرے ماں باپ کون تھے نہ ہی گرو ماں جانتی تھی نہ ہی میں۔ مجھ سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگی جسے اپنے اصل کا ہی پتہ نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے گرو ماں سے پوچھا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون تھے تو میں یہاں ان کے پاس کیسے پہنچی، جس پر انہوں نے بتایا کہ مجھے یہاں ایک چھوٹے سے جھولے میں ان کے دروازے پر نہ جانے کون چھوڑ گیا تھا، اور اس جھولے میں ایک چٹ بھی موجود تھی جس پر رانی مہر لکھا ہوا تھا، یعنی میرا نام۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ تبھی گرو ماں نے مجھے پال لیا کہ بڑے ہو کر وہ مجھ سے کام لے گی، اور اب یہ سب جان کر میری جان نکلی جا رہی تھی کہ گرو ماں میری سگی ماں نہیں تھی جو مجھ سے وہ سب نہ کرواتی جو وہ باقی لڑکیوں سے کرواتی تھی۔ یقیناً وہ مجھ سے اپنے احسانوں کا بدلہ ایسے ہی لیتی، مجھ سے دھندا کروا کر۔ میں نے یہ احساس ہوتے ہی رو رو کر گرو ماں سے فریاد کی تھی کہ وہ مجھے پڑھنے دے اور اس کام پر مجبور نہ کرے جو میں نہیں کرنا چاہتی، جو کہ گناہ ہے۔ گرو ماں بغیر کسی کی مرضی کے اس سے یہ کام نہیں کرواتی تھی۔ تبھی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ مجھے پڑھائیں گی لکھائیں گی، مگر مجھے اس کے بدلے یہاں پر رقص کی محفل جمانی پڑے گی، جس پر میں دنگ رہ گئی۔ کسی غیر مرد کے سامنے رقص کرنا میرے لیے سہانے روح تھا، اور صرف غیر مرد کے سامنے نہیں بلکہ کئی غیر مردوں کے سامنے۔ مگر مجھے پڑھنا تھا، وہ بھی ڈھیر سارا، تاکہ میں یہاں سے نکل کر عزت بھری زندگی گزار سکوں۔ تبھی گرو ماں کی بات پر حامی بھر لی کہ میں رقص کروں گی، لیکن 18 سال کی عمر ہونے کے بعد، پہلے نہیں تو تب تک مجھے پڑھنے دے، جس پر گرو ماں مان گئی، اور پھر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل و جان سے پڑھائی پر توجہ دینے لگی۔ میرا مقصد پڑھنا ہی تھا تاکہ پڑھ لکھ کر عزت دار زندگی گزار سکوں۔ میں 15.5 سال کی تھی جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اور میں روز برقع پہن کر پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ میں نہ رکشہ لیتی تھی نہ ہی کالج وین لگوائی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی سواری پر آتی یا جاتی تو سب کو پتہ لگ جاتا کہ میں کہاں سے آتی ہوں۔ کالج میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آتی ہوں اور کہاں جاتی ہوں۔ اپنی ذات کو سب سے چھپانے کے لیے میں نے کالج میں کوئی دوست بھی نہیں بنائی تھی کہ سہیلیاں بن جائیں تو ان کو اپنی ہر بات بتانی پڑتی ہے، اور ہم نہ بھی بتانا چاہیں تو وہ خود ہی سوال پوچھ کر تنگ کر کے سب کچھ اگلوا لیتی ہیں۔ تبھی میں نے احتیاط کے طور پر سہیلیوں والا جھنجھٹ نہیں پالا تھا۔ میری زندگی اب تک پرسکون اور سہل سی گزر رہی تھی۔ میری زندگی میں کچھ ایسا نہیں تھا جو مجھے نہ ملا ہو، ہر چیز کی فراوانی تھی، تبھی کسی بھی چیز کی کمی یا حسرت نہیں ہوئی تھی۔ گرو ماں نے میری ہر خواہش کو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کیا تھا، لیکن جب سے مجھے اس جگہ کی حقیقت کا پتہ چلا تھا تب سے میرا ذہنی سکون ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں پورے دل سے پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی۔ ایسے ہی میری زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ FSC پارٹ 1 کے پیپرز ہو چکے تھے اور 2 ہفتوں کی چھٹیوں کے بعد میں پھر سے کالج جانے لگی تھی۔ گرو ماں نے مجھے پڑھنے سے تو نہیں روکا تھا، لیکن وقتاً فوقتاً وہ مجھے ہمارے درمیان طے ہوئی شرط کے بارے میں یاد کرواتی رہتی تھی، جس پر میں لب بھینچ کر رہ جاتی تھی کہ میں اس شرط سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی نہ ہی منہ کر سکتی تھی کہ گرو ماں کے غصے سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ یہ معمول کا ہی ایک دن تھا جب میں پیدل ہی کالج سے واپس گھر جا رہی تھی، وہ گھر جہاں سکون نہیں تھا، جب اچانک میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے حد خوبصورت تھا اور تقریباً 20 سال کی عمر کا تھا۔ میں اسے سرسری سی نظر سے دیکھ کر آگے بڑھنے لگی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ذرا رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا میرے پیچھے ہی چلا آ رہا تھا، جس پر میں کچھ گھبرا سی گئی
कि ना जाने वो किस मकसद के तहत मेरे पीछे आ रहा है। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और तेजी से अपने घर की जानिब बढ़ने लगी ताकि उसकी पहुंच से दूर हो जाऊं और किसी किस्म के नुकसान का मुझे सामना ना करना पड़े। वो लड़का मुसलसल मेरे पीछे था जिस पर मैं शदीद घबराहट का शिकार हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं किस जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ। तभी मैं मुख्तलिफ गलियों से होकर गुजरने लगी, बल्कि भागने लगी ताकि उससे पीछा छुड़वा सकूं। जल्द ही मैं उस लड़के को डॉज देकर वहां से अपने घर आ गई, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने पीछे मुड़कर जरूर देखा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन शुक्र था कि वो मेरे पीछे नहीं था। घर पहुंचकर मैंने सुख का सांस लिया था और फिर बिना किसी को बताए अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। अगर गुरु माँ को बता देती तो ना जाने वो क्या करती। मुझे उस लड़के से खौफ आने लगा था कि ना जाने उसका क्या मकसद था जो वो मेरा पीछा कर रहा था। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि हर रोज यही होने लगा था। वो लड़का रोज मेरे कॉलेज की छुट्टी के वक्त पर गेट से बाहर खड़ा रहता और जैसे ही मैं घर जाने के लिए कॉलेज से निकलती वो लड़का मेरे पीछे आना शुरू कर देता, जिस पर मैं बौखलाकर और गुस्से से मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई घर पहुंचती ताकि उसे मेरे घर के बारे में पता न चल सके। मैंने उस लड़के से कभी कोई बाज पुरस नहीं की थी कि वो क्यों रोज मेरा पीछा करता है, ना ही उससे बात करने की कोशिश की थी और ना ही उस लड़के ने कभी इस अरसे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। बस खामोशी से मेरा पीछा करता था, लेकिन मैंने भी अपनी चालाकी से उसे अपने ठिकाने तक पहुंचने नहीं दिया था। अक्सर मैं उसे देखती तो वो मेरी तरफ देख रहा होता था और मेरे देखते ही वो नरमी और मोहब्बत से मुस्कुराने लगता। रोज रोज यूं उसका मेरे पीछे आना और मुस्कुराना मुझे उसकी तरफ माइल करने लगा था। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचने लगी थी, जो बेहद हसीन था। जिस उम्र में मैं थी मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था और मैं भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। और फिर उसी पसंद की वजह से एक दिन मैंने रुक कर उससे पूछ लिया था कि वो कौन है और मेरा पीछा क्यों करता है, लेकिन उसका बिल्कुल सीधा सा जवाब सुनकर मैं दंग रह गई थी। उसका कहना था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और उसका नाम ज़यान है। मैं कई लम्हे कुछ बोल ही नहीं सकी थी, जिस पर वो फिर से मुस्कुराया था। उसके बाद से हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उसके अंदाज से लगता था कि वो ये बात जानता है मैं कौन हूँ और किस जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये बात भी मैंने उससे छुपा ली थी कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे और मुझे छोड़ ना दे। इस बीच हमारी मोहब्बत बेहद गहरी हो गई थी, लेकिन हम बाहर कभी नहीं मिले थे। बस वही मुख्तसर सफ़र हमारी मुलाकात होता था जो मैं कॉलेज से वापसी तक घर से पहले मौजूद एक हवेली तक तय करती थी। लेकिन जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि उसे सब कुछ बता दूंगी कि झूठ की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। आखिरी पेपर देकर मैं कॉलेज से बाहर आई तो वो भी वहाँ मौजूद था, लेकिन इस बार उसके पास जाकर रुकी नहीं बल्कि घर की तरफ बढ़ गई, वही जो मेरा ठिकाना था। और अपने कोठे के सामने जाकर मैंने रुककर पीछे देखा, जहां वो आंखों में बेयकीनी लिए मुझे देख रहा था, जैसे उसे यकीन ना आया हो कि मैं सच में एक कोठे में रहने वाली लड़की हूं। मैं सर झुकाकर कोठे के अंदर चली गई थी और पीछे मुड़कर भी ना देखा था। यकीनन वो मेरी हकीकत जान लेने के बाद वापस चला गया होगा और अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। मेरी वो रात बेहद परेशानी में कटी थी। एफएससी हो चुकी थी तो मेरा कॉलेज जाने का कोई जवाज नहीं था, मगर मैं फिर भी कॉलेज की छुट्टी के वक्त कोठे से बाहर निकली और कॉलेज तक गई, मगर वो मुझे नजर ना आया, जिस पर मुझे यकीन हो गया कि मेरी हकीकत जानने के बाद वो मुझसे नफरत करने लगा है, तभी छोड़ गया। भले ही मैं तवाइफ या रक्कासा नहीं थी, लेकिन वो तो मुझे यहां देखकर वैसे ही समझा होगा। पूरा हफ्ता गम में मुझे बुखार रहा था, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी और उसे भूलने की कोशिश करने लगी थी जिससे मुझे मोहब्बत थी। मैं 18 साल की हो गई थी और गुरु माँ की शर्त के मुताबिक अब मुझे रक्स किया करना था। गुरु माँ ने कहा था कि मैं अपनी तालीम भी जारी रख सकती हूँ, लेकिन साथ ही मुझे रक्स भी करना होगा। लेकिन अब मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मैंने रक्स करना ही शुरू कर दिया था। इस सब के बावजूद कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था,
ज़यान को मैं भूल नहीं पाई थी, मगर उसकी मोहब्बत में बेबस ज़रूर हो गई थी कि हर चीज़ से उकता सी गई थी। मैं जो कुछ बनना चाहती थी अपना सपना भूल गई थी, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप को ज़रूर ढूंढना चाहती थी, जिनकी वजह से मैं इस जगह पर मौजूद थी। अगर मैं यहाँ की रिहायशी ना होती और मेरा कोई घर होता तो ज़यान मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। मैं पिछले 1 साल से इस कोठे पर रकासा के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। पढ़ाई मैंने एफएससी के बाद ही छोड़ दी थी, मगर उस 1 साल में मुझे मेरे माँ बाप का पता नहीं चल सका था, जिस पर जिंदगी से ही बददिल हो गई थी। आज रक्स करने के बाद मुझे फिर से ज़यान की शिद्दत से याद आई थी, जो उस 1 साल में कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था, या शायद उसकी मोहब्बत मेरी हकीकत जानने के बाद ख़त्म हो गई थी। मैं उसी के बारे में सोचते सोचते रोते रोते सो गई थी। रात के किसी पहर मुझे अपनी पिंडली पर किसी का खुरदरा सा लम्स महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो वहां पूरे कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, सिवाय फर्नीचर और दीगर बेजान सामान के। मैं फिर से सो गई थी, मगर एक बार फिर मुझे वही लम्स अपनी पिंडली पर महसूस हुआ था, लेकिन मैं उसे अपना वहम समझकर जागी नहीं थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी निगाह पैर पर जा पड़ी, जिस पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे पैर पर एक खूबसूरत सी पायल मौजूद थी, जो इतनी नफीस और खूबसूरत थी कि मेरी आंखें खीरा हो गईं। उस पायल में जगह जगह हीरे जड़े हुए थे और उसके साथ इतनी घुंघरियां जुड़ी हुई थी कि जरा सा हिलने से पूरा कमरा उन घुंघरियों की आवाज से झनझना उठा था। मैंने हैरत से उस पायल को उतार कर सामने करके गौर से देखना चाहा, मगर वो पायल मेरे पैर से नहीं उतरी। मैंने उसका लॉक ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे उसका लॉक भी नजर नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे वो पायल लॉक के बिना बनाई गई हो, या ऐसे ही पाँव में पहना दी गई हो। लेकिन ऐसे ही पायल नहीं पहनाई जा सकती थी कि पाँव की बनावट जरा सी मोटी थी। मैं काफी देर उस पायल को उतारने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही, जिस पर थक हार कर मैं यूं ही फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने चली गई। जहां जहां से मैं गुजर रही थी वहां वहां उस पायल की झनकार हर सू एक साज सा बखेर रही थी, जो दिल को लुभा रहा था और सुनने में बेहद मधुर लग रहा था। मुझे वो पायल बेहद पसंद आई थी, लेकिन वो आई कहां से थी ये बात मैं नहीं जानती थी। मुझे रात का वो खुरदरा लम्स याद आया था। यकीनन उसी ने मुझे पायल पहनाई थी, मगर मैं डर गई थी कि रात के उस पहर कोई मर्द मेरे कमरे में आया था। बातों बातों में मैंने गुरु माँ से पूछा भी था कि रात को मेरे कमरे में कोई आया था या नहीं, मगर गुरु माँ ने कहा कि रात को किसी को भी तुम्हारे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं। तो फिर कोई कैसे वहां जा सकता है? जहां मैं गुरु माँ की बात सुनकर पुरसुकून हुई थी, वहीं पर परेशान होने के साथ साथ उलझ भी गई थी कि फिर वो कौन था जो रात को मेरे कमरे में आकर मुझे पायल पहनाकर चला भी गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। मैं इन्हीं सोचों में मगन थी जब गुरु माँ मुलाजिमा ने मुझे तैयार होने को कहा कि एक रक्स करना है, जिस पर मैं बेदिली से तैयार होने चल दी कि मुझे इनकार करने का कोई हक नहीं था। तैयार होने के बाद मैं बिना घुंघरू पहने नाचने लगी कि मेरे पैर में मौजूद खनकती पायल के बाद मुझे किसी घुंघरू की जरूरत नहीं थी। मैंने जैसे ही नाचना शुरू किया तो मुझ पर नोटों की बरसात होने लगी। 5-5 हजार के ढेर सारे नोट सभी तमाशबीन मुझ पर फेंकते जा रहे थे, और ऐसा पहली दफा हुआ था। किसी गाने की जरूरत ना पड़ी थी। मेरे पैर पर मौजूद पायल के बजने से ऐसा दिलकश और दिल को लुभाता साज निकल रहा था कि सभी मदहोश से होने लगे थे और मुझ पर पैसे लुटाने लगे थे। जहां मैं भी इतने नोटों की बरसात पर हैरान थी, वहां गुरु माँ भी बेहद खुश थी। 1 घंटे में रक्स की महफिल का इख्तिताम हुआ था और फिर सभी मर्द हजरात एक एक करके मेरे रक्स और हुस्न की तारीफ करने के साथ साथ मेरी पायल की तारीफ करते वहां से निकलते गए थे। गुरु माँ की मुलाजिमा पैसे इकट्ठे करने लगी थी, जबकि गुरु माँ मेरी पायल को देखती मेरे आज के रक्स की तारीफ करने लगी थी। मैंने उन्हें बेतहाशा पैसा दिलाया था। मुलाजिमा ने जब पैसे गिने तो हमारी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि आज के सारे पैसे 5 लाख से जायद थे, जबकि आम दिनों में 1 लाख से जायद पैसे नहीं होते थे।
गुरु माँ मेरा माथा चूमती सारे पैसे लेकर कमरे में चली गई, तो मैं भी उलझी उलझी सी अपने कमरे में आ गई थी कि आखिर इस पायल का राज क्या है। काफी देर सोचने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, ना ही मेरी 1000 कोशिश के बाद वो पायल मेरे पैर से उतरी थी, जिस पर मैं झुंझलाकर उसे उतारने की कोशिश करना छोड़ चुकी थी। लेकिन सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर रोज यही होने लगा। रात को अगर कोई पैर पर पायल बांधकर चला जाता और अगले दिन मैं पायल को देखकर दंग रह जाती, क्योंकि हर रोज पायल बदलती होती और पहले से बढ़कर खूबसूरत होती, जिसका साज और झनकार भी पहले से बढ़कर मधुर और प्यारी होती थी। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मुझे इल्म नहीं हो सका था कि मुझे वो पायलें पहनाता कौन है, वो भी बेश बहा कीमती और खूबसूरत। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उस पायल को पहनने के बाद जैसे ही मैं नाचती तो हर तरफ पैसों की बरसात होने लगती, जिस पर मैं हैरान रह जाती। रोज रोज ये सब होता देखकर मैं पागल होने को थी कि तजस्सुस के मारे अब मैं अपनी जिंदगी की हर उलझन को भूलकर उस पायल और पायल पहनाने वाले को ही सोचती रहती थी। लेकिन अब मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि उस शख्स के बारे में मैं जरूर जानकर रहूंगी, जो मुझे रोज रात को पायल पहनाकर चला जाता और मुझे खबर भी ना हो पाती थी। और इसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने आज रात जागने का फैसला कर लिया था। मैं आंखें मूंधे गहरी सोचों में गुम थी, मगर सोई नहीं थी कि मैं उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी जो रोज मेरे पाँव में पायल पहना कर जाता था। मैं अभी आंखें मूंधे लेटी हुई थी जब अचानक मुझे अपने पैर पर किसी के खुरदरे से हाथ का लम्स महसूस हुआ, ऐसे जैसे कोई लड़का या मर्द मेरे पैर को छूकर कुछ उतार रहा हो। और वो कुछ और नहीं, पायल ही थी जो मैंने पहनी हुई थी। पहली पायल उतार कर वो दूसरी नई पायल पहनाने लगा तो मैं झट से उठकर बैठी और उस शख्स को देखा जो मुझे नई पायल पहना रहा था। लेकिन उस शख्स पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह से दबी दबी सी चीख निकली, जिसे मैंने मुंह पर हाथ रख कर रोका। मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा था, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि ज़यान बैठा हुआ था। वही ज़यान जिससे मैं पिछले 1.5 साल से मोहब्बत करती थी, वही ज़यान जो मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे छोड़कर चला गया था, वही ज़यान जिसने मुझसे मोहब्बत भरे अहदो पैमान किए थे। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1 साल पहले था, खूबसूरत और जवान। वो अब झुककर मेरे पैर पर पायल पहना रहा था और पायल पहनाकर जैसे ही वो सीधा हुआ उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराईं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे धक्के देकर यहां से निकाल दूं, लेकिन मेरे जहन में कई सवाल गूंज रहे थे जिसके जवाब मुझे ज़यान से चाहिए थे, कि वो जवाबात मुझे किसी और से नहीं मिल सकते थे। ज़यान कुछ देर चुप रहा और फिर मेरे पास ही बेड पर कुछ फासले पर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती या वो कुछ बोलता, अचानक दरवाजा बजने लगा, जिस पर मैं डर गई। अगर किसी को पता चल जाता कि उसके कमरे में कोई लड़का था तो गुरु माँ उसे जिंदा जमीन में गाड़ देती। मैंने घबराकर उसे कहीं छुपाना चाहा, मगर कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं उसे छुपा पाती। अभी मैं उसे छुपाने का सोच ही रही थी जब दरवाजा एक झटके से खुला और गुरु माँ अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर मैं बेहद घबरा गई। वो यकीनन डुप्लीकेट चाबी से कमरे का लॉक खोलकर अंदर आई थी। चीखी क्यों थी तुम? कौन था यहाँ? बताओ मुझे, मैं भी पता लगवाती हूँ कि यहाँ किसने आने की हिम्मत की है। गुरु माँ ने उसके नजदीक खड़े होकर पूछा था। गुरु माँ बेड के पैरहाने की तरफ उसके सामने खड़ी थी और वहीं बेड पर ज़यान बैठा हुआ था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर थी कि ज़यान को देखकर भी वो ये सवाल क्यों पूछ रही थी कि यहाँ कौन था। यहाँ ज़यान था और वो गुरु माँ के सामने ही था। मैंने बेड पर बैठे ज़यान की तरफ इशारा कर दिया, मगर बोली कुछ नहीं। बेड पर क्या है? किसी चीज से डर गई थी तुम क्या? गुरु माँ ने बेड का जायजा लेकर फिर से इस्तफसार किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मैंने तो ज़यान की तरफ इशारा किया था, जबकि गुरु माँ ने ज़यान को देखकर भी अनदेखा कर दिया था, जो मजे से बैठा हुआ था। मैंने गुरु माँ के सवाल पर इस्बात में सर हिला दिया तो गुरु माँ ने गहरा सांस भरा। तुमने तो मुझे डरा के ही रख दिया था कि ना जाने कौन आ गया है यहाँ पर, जिसे देखकर तुम चीख पड़ी। सुकून से सो जाओ, अब कोई नहीं है यहाँ, ना ही डरने की जरूरत है।
गुरु माँ मुझे हिदायत देकर कमरे से निकल गईं, तो मैंने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक किया और वापस बेड पर मौजूद ज़ियान की तरफ आई, जो मुझे भरी भरी निगाहों से देख रहा था, मगर मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। तुम गुरु माँ को नजर क्यों नहीं आए? सब बातें छोड़कर मैंने वो सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में खलबली में चाए हुए था। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नजर नहीं आ सकता, रानी महर, ज़ियान ने अपनी भारी लहजे में कहा। तो मैंने उलझकर सवालिया अंदाज में उसे देखा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मैं एक जिनज़ादा हूं, जिसे सिर्फ वही देख सकता है जिसे देखने की मैं इजाजत दूं। ज़ियान ने कहा तो मैं हक्की बक्की रह गई और उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश करने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर अपनी आंखों से मैं कुछ देर पहले उसकी ताकत का मुजाहिरा देख चुकी थी जब वो गुरु माँ को नजर नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैंने बुड़बुड़ा कर कहा तो उसने मेरा हाथ थामा और चुटकी बजाई। अगले ही पल हम मेरे कॉलेज के गेट के पास खड़े थे जहां मैं पढ़ती थी। मैं दंग रह गई थी कि उसने फिर से चुटकी बजाई तो हम वापस मेरे कमरे में पहुंच गए। उसके बाद उसने चुटकी बजाई तो उसके हाथ पर मेरी पसंदीदा मिठाई नमूदार हो गई। अब तो यकीन आ गया होगा ना? ज़ियान ने मिठाई मेरी तरफ बढ़ाकर कहा तो मैं बेसाख्ता सर हिला गई कि मुझे यकीन आ गया था, लेकिन यह धचका मेरे लिए बहुत बड़ा था कि वो एक जिन था जो मुझ पर आशिक था और मैं भी एक जिन से मोहब्बत करती थी, जिसकी हकीकत मुझे आज पता चल रही थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने भीगे लहजे में पूछा। ये जानने के बावजूद कि वो एक जिन था, मेरी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं हो पाई थी। छोड़कर नहीं गया था, बल्कि यहां से जाना मेरी मजबूरी थी। अगर वो मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी ना जाता, ज़ियान ने कहा। तो मैंने रोना बंद करके हैरत से उसे देखा। कैसी मजबूरी? और तुम तो जिन हो ना, जिन्नात को कोई मजबूरी हो सकती है? मेरे सवाल पर वो हंस दिया। जिन्नात भी खुदा ही की मखलूक हैं और वो भी वही कुछ अपनी जिंदगी में झेलते हैं जो तुम इंसान झेलते हो। मैं भी मजबूर हो गया था तुम्हें छोड़कर जाने को, ज़ियान ने धीमे लहजे में कहा, मगर उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन मुझे इत्मीनान था कि उसकी आवाज मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता। हाँ, तो वही पूछ रही हूं कि तुम्हें क्या मजबूरी थी? मैंने अब की बार चिढ़कर पूछा। मैं यहाँ इस दुनिया में किसी काम से आया था, मगर फिर मेरी नज़र तुम पर पड़ी तो मैं पहली नज़र में ही तुम पर आशिक हो गया था और तुम्हें बेहद पसंद करने लगा था। तुम्हारे नकाब के बावजूद मैं अपनी ताकत से तुम्हारा चेहरा देख चुका था। मैं रोज़ तुम्हारा पीछा करता, लेकिन कभी तुम्हें मुखातिब नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक आदमजादी हो जो मेरी कभी नहीं सुन सकती, ना ही हमारा मिलन मुमकिन है। इसलिए दूर से ही तुम्हें देखकर अपने दिल को सुकून देता रहा। लेकिन फिर तुम खुद ही मेरे पास चली आई, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। तुम मुझसे छुपकर अपने उस ठिकाने पर आती थी ताकि मुझे पता ना चले कि तुम एक रक्कासा हो, लेकिन मैं तुम्हारा भरम रखने को गायब होकर तुम्हारे पीछे पीछे रहता था और तुम्हारे उस ठिकाने तक तुम्हारे पीछे आता था। मैं रोज़े अव्वल से जानता था कि तुम एक रक्कासा हो। उस दिन मैं जानबूझकर ओझल नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे अपनी हकीकत बताना चाहती हो। उस दिन मैं तुम पर तुम्हारी हकीकत जानकर गुस्सा नहीं था, क्योंकि हकीकत तो मैं पहले से जानता था। वहाँ मेरी हमजाद जिनजादी खड़ी थी जो बिल्कुल तुम्हारे पीछे थी। जन्नात का इंसानों से दिल लगी करना या उनसे किसी किस्म का ताल्लुक रखना हमारे कबीले में ममनू है, और जो इंसानों से ताल्लुकात रखता है उसे कड़ी से कड़ी कैद की सज़ा दी जाती है। तभी मैं डर गया था कि वो लाजमी जाकर वहाँ बता देती। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तशफ़ी नहीं करवा सका, क्योंकि मुझे कैद में डाल दिया गया था जहाँ रोज़ हमसे जिस्मानी मुशक्क़त करवाई जाती। मैं चाहता था तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ढेर सारी पायलें बनाई, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैरों में पायल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, और उन पायलों की धुन से हर कोई इतना मदहोश हो जाता है कि उसे खबर ही नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। इस तरह लोग तुम्हारे नाचने पर तुम पर रुपए निछावर करते तो तुम वो सारे पैसे अपनी गुरु माँ को लौटा कर यहाँ से कहीं चली जाती। 1 साल बाद मुझे रिहाई मिली तो मैं तुम्हारे पास वापस आया, और उस दौरान मैंने तुम्हारे असली माँ बाप का भी पता लगा लिया, जो कि मर चुके हैं, और उनको मारने में तुम्हारे चचा का हाथ है, और उसी ने तुम्हें यहाँ इस कोठे पर छोड़ा था।
تمہارے چچا نے تمہاری جائیداد کے لیے تمہارے ماں باپ کو مار کر تمہیں یہاں چھوڑا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس جائیداد کا مالک بن گیا۔ زیان جن زادہ جو مجھ پر عاشق تھا، جب ساری بات بتا کر چپ ہوا تو میں بے تحاشا رونے لگی کہ میرے ماں باپ کے لیے میں بوجھ نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ تو ظلم کیا گیا تھا۔ مجھے بدلہ لینا ہے۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد میں نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ اس کے بعد تم اپنے اصلی گھر چلی جانا، یہاں مت رہنا، اور ہاں، اس پائل کو کبھی مت اتارنا۔ زیان جن زادے نے میرے پاؤں میں موجود اس کی پہنائی پائل کو دیکھ کر کہا تو میں نے وہ پائل دیکھی جو پہلی پائلوں کی نسبت کافی سادی سی تھی اور اس پر 3-4 گھنگریاں ہی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے سر ہلا دیا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر زیر لب کچھ پڑھا تو اگلے ہی پل مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ہم کسی گھر کی چھت پر کھڑے تھے جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زیان جن زادے نے میری آنکھیں کھولتے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تو میرا سر بھاری ہونے لگا، مگر یہ کیفیت ایک ہی پل کی تھی۔ اس کے بعد میں پہلے جیسی نارمل ہو گئی۔ زیان جن زادے نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے اپنا ہاتھ تپتا ہوا محسوس ہوا، مگر میں بنا مزاحمت کیے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی جو چھت سے اب نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے کی طرف آیا جس کا دروازہ شاید لاک تھا، جس پر زیان جن زادے نے چٹکی بجائی تو وہ دروازہ کھل گیا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ بیڈ پر 2 لوگ موجود سوئے ہوئے تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ تمہارے چچا چچی ہیں اور انہوں نے مل کر تمہارے ماں باپ کو مروایا تھا، زیان جن زادے نے کہا تو میں نے نفرت سے اپنے چچا چچی کو دیکھا۔ زیان جن زادے نے اچانک اپنا ہاتھ بلند کیا تو اس کا چچا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ سامیہ سامیہ اٹھو! اس کے چچا نے پاس پڑی عورت کو ہلایا مگر وہ ہلی تک نہیں، جس پر وہ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے چچا نے کراہتے ہوئے اپنی گردن پکڑی اور یوں زور لگانے لگا جیسے کسی کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوا رہا ہو۔ زیان جن زادہ اپنی جگہ پر کھڑا اپنی طاقت سے اس کا گلا دبا رہا تھا اور میرا چچا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اچانک زیان جن زادے نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو چچا اچھل کر زمین پر جا گرا اور خوف سے زرد پڑتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ہم دونوں ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کون ہے؟ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ کون ہو تم؟ چچا نے روتے ہوئے ہکلا کر پوچھا۔ تمہاری موت، زیان جن زادے نے سرسراتے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کے جانب بھاگتا، زیان جن زادے نے اس کو گردن کی گدی سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپتا ہوا نیچے جا گرا اور مسلسل اونچی آواز میں روتا اور چیختا چلا گیا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی بیوی بھی نیند سے جاگ گئی اور اسے روتا دیکھ کر پوچھنے لگی یہ کیا ہوا، مگر تبھی زیان نے اسے بھی زور سے پکڑ کر زمین پر اچھال دیا تو وہ بھی درد سے چیخ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے ہوا میں ہاتھ جوڑے۔ کون ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا جو ہمیں مار رہے ہو؟ چچی نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم نے بانو مہر اور اس کے شوہر کو مارا ہے اور اس کی بیٹی رانی مہر کو کوٹھے پر چھوڑا ہے، یہ قصور ہے تمہارا، زیان نے بھاری بھڑکتے لہجے میں کہا تو چچا اور چچی کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا کر معافی مانگنے لگے، مگر تبھی زیان جن زادے نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو وہ دونوں زمین سے معلق ہو کر ہوا میں بلند ہو گئے، جس پر وہ زور زور سے چیخنے لگے۔ میں اپنے ماں باپ کے ذکر پر رونے لگی تھی کہ تبھی چچا چچی کی چیخ پر چونک اٹھی جو تیزی سے نیچے زمین پر گرے تھے اور شدتوں سے کراہ رہے تھے۔ اچانک زیان جن زادے نے چچا کو ٹانگوں سے پکڑ کر اوپر اچھالا تو چچا کا سر چھت پر لگے تیز رفتار سے چلتے پنکھے کے پروں سے جا ٹکرایا اور اگلا منظر میری سوچ سے بھی پرے کا تھا۔ چچا کا سر آدھا اس کی گردن سے الگ ہو کر کٹ چکا تھا، جس پر میری اور چچی کی چیخوں کے ساتھ چچا کی آخری چیخ بھی شامل تھی۔ چچا تو مر چکا تھا اور اس کی چیخیں بھی بند ہو چکی تھی، مگر میں اور چچی مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، جبکہ چچی اب چپ کر کے مسلسل چچا کے جسم پر آت کٹی لٹکی ہوئی گردن کو دیکھ رہی تھی، بالکل خاموشی سے گھورتے ہوئے سے انداز میں۔ چچا کا مردہ اور بے جان جسم اب زمین پر پڑا تھا اور اس کا خون دیواروں کے ساتھ ساتھ فرش کو بھی رنگ چکا تھا۔ اچانک چچی زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔
وہ لا یعنی اور بے معنی سی باتیں کر رہی تھی اور اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی، جس پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور کچھ غم جو ان کے لیے امڑ رہا تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ میں نے جنزادے زیان کو دیکھا جو نفرت سے چچی کو گھور رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت ویل چیئر پر اندر داخل ہوئی، جو اندر کا منظر دیکھ کر دل خراش انداز میں چیخ اٹھی اور چچا کی لاش کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ زیان جنزادے نے بتایا کہ یہ میری دادی ہیں۔ میرا دل چاہا ان سے ملنے کو، مگر زیان نے روک دیا۔ دادی نے ایمبولینس منگوا لی، پولیس بھی آ چکی تھی اور چچی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی، کیونکہ چچی مسلسل اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی کہ کیسے اس نے میرے ماں باپ کو مروایا۔ مجھے زیان نے واپس کوٹھے پر چھوڑ دیا اور چچا کے جنازے کے اگلے ہی دن مجھے وہاں سے واپس یہاں لے آیا۔ جب میں دادی کے سامنے آئی تو وہ بے یقین رہ گئیں، کیونکہ میری شکل بالکل اپنی ماں بانو مہر جیسی تھی، جن کی تصویریں مجھے دادی نے بعد میں دکھائی تھیں۔ دادی مجھے زندہ پا کر بے حد خوش تھیں۔ چچا مر چکا تھا اور چچی کا دماغی توازن بگڑنے پر اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا، اور اب گھر میں اور دادی اور چچا چچی کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا مجھ سے بڑا اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا، اور دونوں ہی اپنے ماں باپ کے کرتوت جان کر مجھ سے بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد ہی جائیداد کے کاغذات بنوا لیے تھے، جس کے مطابق میری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اور اب میں اربوں روپے کی مالک تھی، جن میں سے میں نے 1 کروڑ نکلوایا اور زیان جنزادے کے ساتھ کوٹھے پر پہنچی، جہاں گرو ماں میری گمشدگی پر پریشان تھی، کیونکہ میں بن بتائے وہاں سے اپنے اصلی گھر آئی تھی۔ میں نے 1 کروڑ گرو ماں کے حوالے کیا اور ہمیشہ کے لیے اس جگہ سے نکل آئی۔ میں نے اپنی دادی کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ کتنا عرصہ میں کہاں اور کیسے رہی تھی، اور چچا چچی کے دونوں بیٹوں کو بھی، تاکہ وہ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ ان سے صرف جنزادے زیان والی بات میں نے چھپائی تھی۔ دادی نے میری پڑھائی شروع کروا دی تھی اور میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ زیان جنزادہ مجھ سے ملنے آتے رہنے کا وعدہ کر کے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہماری محبت کو کوئی منزل نہیں مل سکتی، نہ ہی ہماری محبت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری محبت ایک دوسرے کے لیے کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے آتا رہتا تھا، لیکن جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو دادی نے میرا رشتہ میرے چچا کے بڑے بیٹے سے طے کر دیا، جس میں اس کی بھی مرضی شامل تھی، اور یوں میری اس سے شادی ہو گئی۔ لیکن جنزادہ زیان پھر کبھی مجھ سے ملنے نہیں آیا، اور میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ لیکن جنزادہ زیان کو کبھی بھول نہیں پائی، جو مجھ پر عاشق تھا اور کوٹھے پر ہر روز رات کو مجھے پائل پہنا چاہتا تھا، جس کے بعد میں ناچتی تو ہر طرف پیسوں کی برسات ہونے لگتی تھی، اور اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ میں وہاں سے نکل آؤں، اور اب میں وہاں سے نکل کر ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، جس کی وجہ صرف جنزادہ زیان تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔